अनाथ बहुओं को खाना खिलाने वाली बूढ़ी औरत। कौशल्या अपने घर के आंगन में बड़े बड़े पतीले में खाना बना रही होती है। तभी गांव की एक सावित्री नाम की औरत उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे कौशल्या बहन, इतनी सुबह सुबह तुम किसके लिए खाना बना रही हो, और वो भी इतना सारा खाना? आखिर तुम किसको खिलाना चाहती हो? मैं ये खाना गरीब अनाथ बहुओं के लिए बना रही हूँ, जिनकी सास उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती है और उन्हें खाना भी नहीं देती। ये सारा खाना मैं उन्हें खिलाऊंगी। क्यों कौशल्या बहन, तुमने क्या लोगों का ठेका उठा रखा है जो तुम गरीब बहुओं की इतनी मदद करोगी? आखिर वो गरीब बहुएं तुम्हारी लगती क्या हैं? अरे अब मैं क्या बताऊं और क्या समझाऊं। ये बस समझ लो मेरी एक गलती का पछतावा है जिसे मैं सुधारना चाहती हूँ। क्या पता भगवान मुझे मेरी गलती की माफी दे दे। सावित्री को कौशल्या की कोई भी बात समझ नहीं आती, जिसके बाद सावित्री वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद कौशल्या आराम से खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो सारा खाना डब्बे में पैक कर लेती है और उन्हें अपने साथ गरीब घर की बहुओं को खिलाने के लिए ले जाती है। अरे आज तो मुझे कोई भी बहू परेशान दिखाई नहीं दे रही। चलो ये तो अच्छी बात है, कोई भी बहू परेशान नहीं होनी चाहिए। कौशल्या ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर से एक बहू के रोने की आवाज आती है। कौशल्या आवाज के पीछे जाती है, जिसके बाद वो एक घर की खिड़की के अंदर से झांक कर देखती है। एक बेचारी लड़की की सास उसे बहुत बेरहमी से मार रही होती है। कौशल्या तुरंत घर के अंदर जाती है और उस औरत को रोकती है। अरे अरे क्या कर रही हो? बेचारी को मार ही डालोगी क्या? आखिर क्यों तुम इसे इस तरह मार रही हो? ये मेरी बहू है, मैं इसे मारूं या इसके साथ जो मर्जी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ममता की ये बात सुनते ही कौशल्या उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद कौशल्या उससे कहती है, अरे शर्म करो शर्म, कम से कम एक औरत होकर औरत के ऊपर अत्याचार तो मत करो। जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम इस बेचारी के साथ कर रही हो। आखिर इसकी गलती क्या है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? तभी नीलम रोते हुए कहती है, मैं बर्तन धो रही थी, गलती से मेरे हाथों से कांच के बर्तन टूट गए, जिसके चलते माँ जी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। अरे जरा देख इस बेचारी की हालत देख, तू इस बेचारी को मार रही है। ये बेचारी तो मार खाने के लायक भी नहीं है। और रही कांच के बर्तन की बात, तो जरा सोचो, क्या कांच के बर्तन दोबारा नहीं आ सकते? एक इंसान के मूल्य से बड़ा मूल्य तुम कांच के बर्तनों को दे रही हो। कौशल्या की बातें सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद ममता अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो, आप मुझसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगोगी। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। ममता और नीलम दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, जिसके बाद कौशल्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने हाथों से बनाया हुआ खाना नीलम को अपने हाथों से खिलाती है और बहुत खुश होती है। माँ जी, आप इतना सारा खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? इतना सारा खाना आप किसको खिलाओगी? ये सारा खाना मैं गरीब बेबस बहुओं को खिलाऊंगी, जैसे मैंने तुझे खिलाया। लेकिन माँ जी, आप इतने पुण्य का काम क्यों कर रही हैं? नीलम के पूछने पर कौशल्या रोने लगती है और रोते हुए नीलम से कहती है, मेरी भी एक बहू थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो अपने हाथों से मेरे लिए हमेशा खाना बनाया करती थी, लेकिन मैं हमेशा उसके ऊपर अत्याचार करती थी। कुछ समय बाद अचानक से मेरी बहू की तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैंने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बेचारी भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रहती थी, मैं उसकी तरफ देखा भी नहीं करती थी। एक दिन वह अचानक से मर गई। मैंने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक से वो मेरे सपने में आई और मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करती रही, आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती रही, और जब भी आपकी तबीयत खराब होया करती थी मैं हमेशा आपका साथ दिया करती थी। लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैं भूखी प्यासी तड़प तड़प कर अपने कमरे में ही मर गई, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं देखा। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मैं यहाँ से वहाँ भटक रही। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप गरीब बेसहारा बहुओं को खाना खिलाओगी। उस दिन के बाद से मैं खाना बनाती हूँ और गरीब बेबस बहुओं को खाना खिलाती हूँ।
आप चिंता मत कीजिए माँ जी, एक न एक दिन आपको आपकी गलती का पश्चाताप जरूर मिलेगा और आपकी स्वर्गीय बहू की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कौशल्या खाना उठाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह मंदिर पहुंच जाती है और वहां बेबस बेघर बहुओं को खाना खिलाती है। आओ आओ सभी लोग यहाँ पर आओ और लाइन लगाकर बैठ जाओ, मैं सभी को अपने हाथों से खाना परोसूंगी। कौशल्या मंदिर के बाहर जितनी भी गरीब बहुएं होती उन्हें बिठाकर खाना खिलाती, जिसके बाद उसके मन को बहुत शांति मिलती। बचा हुआ खाना वह गरीबों में बांट देती। ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिलती है। वह सारा खाना बांटने के बाद वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा थक जाती है और सोने चली जाती है। और सोते समय उसे एक सपना आता है। बहू, मैं जो हुआ उसे सुधार तो नहीं सकती, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने अभी तक कई गरीब बेसहारा बहुओं को खाना खिलाया है और कई गरीबों की सहायता भी की है। माँ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। आपने मेरे कहने पर गरीब लोगों की सहायता की, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन बहू, इन सब से मेरी सजा कम नहीं होती। मैंने जो तेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया। एक सास होने के नाते मुझे तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। माँ जी, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आपकी अच्छाई देखकर मुझे और मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अब मेरी आत्मा यहाँ से वहां नहीं भटकेगी। आप चैन की नींद सोइए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। गायत्री की आत्मा ऐसा कहकर अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद कौशल्या की आंखें खुलती हैं और वह अपने चारों तरफ देखती है तो सवेरा हो चुका होता है। अरे ये क्या, सवेरा हो गया। सपने के चलते मुझे तो पता ही नहीं चला कि सवेरा कब हो गया। मेरी बहू की आत्मा को शांति मिल गई, मुझे आज बहुत खुशी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब बहुओं को खाना खिलाना बंद करूंगी। मैं गरीबों को खाना हमेशा खिलाती रहूंगी। कौशल्या तुरंत उठती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह गरीब बहुओं के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है और खाने को डब्बे में पैक करती है, जिसके बाद वह खाना ले जाकर गरीब बहुओं को खिलाने लगती है। ऐसे ही कौशल्या अपने जीवन में धीरे धीरे पुण्य कमाने लगती है। गरीब बहुओं को खाना खिलाना अब कौशल्या का एक मकसद बन गया था और वह इस काम को करते हुए बहुत खुश होती है। शादी करने के बाद कोई भी लड़की जब अपने ससुराल में जाती है तो वही उसके अपने होते हैं। इसलिए जैसे हम सभी बेटियों को जितना दर्जा देते हैं, उतना ही दर्जा हमें अपनी बहुओं को भी देना चाहिए, क्योंकि वह अपना खुद का घर छोड़कर अपने ससुराल वालों को अपना बनाने आती हैं। साइकिल वाली बहू का ढाबा। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहाँ चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी, मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो। मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहाँ खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा, क्या बात है। आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा, ऐसी बात है, ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो, मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है, जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहाँ घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई, लेकिन गैस तो खत्म हो गई।
अब मैं क्या करूं? मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। भगवान, ये क्या? मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं। बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। लड़ाकू सास शरीफ बहू। बहू, अरे ओ सीता बहू, अरे जिंदा है कि निपट गई नासपीटी? माँ जी, आपने बुलाया? क्यों री मुई, अपने मायके में ऐसे ही कपड़े धोती थी क्या? कपड़ों में ब्रश लगाना भूल गई थी क्या? बहुरानी देखो तो जरा, सारे के सारे जिद्दी दाग अभी भी कपड़ों की कॉलर पर जमे हुए हैं। मगर माँ जी, ये अगर मगर बंद कर और ये कपड़े दोबारा से धो। मेरे तो करम फूट गए तुझ जैसी फूहड़ बहू को पाकर। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुझे बहू बनाकर ले आई। ये कहानी है सहरसा गांव में रहने वाली लड़ाकू सास और शरीफ बहू की, जहां तेजस्विनी बेहद ही तेज तर्रार है, वहीं सीता सागर की तरह शांत है, जिसकी सास के आगे एक नहीं चलती। दरअसल तेजस्विनी हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग मोहल्ले की मंथरा मीना की साजिश का शिकार हो गया है। इसलिए तेजस्विनी के तेवर बहू के लिए कुछ इस कदर बदल गए। तेजस्विनी, अरे घर में है क्या? हाँ, भीतर हूँ मीना, आजा। तू पुतला बनकर खड़ी क्या है? जा जाकर मेरे और मीना के लिए 2 कप कड़क चाय बना कर ला। जी माँ जी। बहू बेचारी शराफत के साथ रसोई घर का रुख कर लेती है और सास अपनी सहेली मीना के फुसफुसाने लगती है। क्या बात है तेजस्विनी, तूने तो अपनी बहू की लगाम कसकर तान रखी है, वरना तो बाकी सास बहू के बीच महाभारत होती ही रहती है। अरे मैं तो तेरा एहसान मानती हूँ मीना कि तूने मुझे सास बनने से पहले ही समझा बुझा दिया था कि बहू के साथ कैसे पेश आना है, वरना रमा और बसंती की बहू की तरह मेरी शातिर बहू भी मेरे बेटे को लेकर अलग बसेरा बनाती और मुझे अकेले ही बुढ़ापा काटना पड़ता। कुछ देर बाद, बहू बनी नहीं क्या तेरी चाय? बस आई माँ जी। सास की चिल्लाहट सुनकर बहू जल्दी से चाय लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों री करम जली, 2 कप चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? अरे चाय बना रही थी कि बीरबल की खिचड़ी? माँ जी, चूल्हे की आंच बहुत धीमी जल रही है, इसलिए चाय बनाने में समय लग गया। माँ जी मेरी मानिए तो चूल्हा खरीद लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू रानी, तू बोल तो किचन ही नया बना देती हूँ। बस खर्चने के लिए नोटों के पुलिंदे अपने मायके से मंगा ले। एक और बात, अपनी ये झूठी शराफत और सफाई मेरे आगे पेश मत किया कर। तेरे काम चोरी के किस्सों का तकाजा है तेजस्विनी देवी को। अब क्या मेरे सर पर तने खड़ी क्या है? जा जाकर गेहूं चुनकर चक्की पर दे आ। मगर माँ जी, गेहूं की भारी बोरी उठाकर मैं चक्की तक पैदल कैसे जाऊंगी? जैसे जाते हैं पैरों से। 4 कदम चक्की तक चलकर जाने के लिए भी तुझे डोली कहार चाहिए क्या बहू रानी? सास की लड़ाकू लहजे को देखकर बेचारी बहू की बोलती बंद हो जाती है, मगर कमरे में बैठा बहू का पति राघव खुद से बोलता है। समझ नहीं आता, माँ आखिर सीता की शराफत का बुरा फायदा क्यों उठाती हैं? कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब माँ बेचारी मेरी बीवी पर ताने न कसे। आखिर माँ के इस बेरुखी का कारण क्या है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। दिन गुजरते हैं, जिसके साथ साथ सास हर छोटी बातों में बड़ा नुस्ख निकालकर बहू की शराफत का फायदा उठाकर उसे झगड़ती रहती। मगर एक दिन जब तेजस्विनी फोन पर बातें कर रही थी, तभी कमरे के बाहर से गुजर रहा तेजस्विनी का बेटा उसकी सारी बात सुन लेता है। हाँ, अरे मीना, तुझे पता है आज तो मैंने अपनी लड़ने की अदा से मेरी शरीफ बहू के छक्के छुड़ा दिए। हाँ, सारा दिन वह अपनी उन्हीं गलतियों को गिनती रहेगी जो उसने की ही नहीं। अरे जो मेरे लड़ाकू लहजे भर से आंसू बहाने लगती है, वो क्या मुझसे मेरा बेटा दूर करेगी? मैंने अपनी बहू पर पूरा दबदबा बना रखा है। अच्छा, तो माँ को ये डर है कि सीता मुझे उनसे दूर कर देगी, इसलिए माँ बेवजह बेचारी सीता को सताने के बहाने लड़ती रहती है। और माँ को लड़ाकू विमान बनाने वाली नारद मुनि मीना मौसी हैं। अगर मैं माँ के आगे अपनी बीवी की शराफत साबित करने की कोशिश करूंगा तो माँ तिल का ताड़ बनाएंगी। इसलिए सास बहू के बीच बगैर आए
मैं माँ को उनके लड़ाकू लहजे में ही जवाब देना होगा। राघव सीता को शुरुआत से सब कुछ बताता है। फिर उसी शाम बहू हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी सास टीवी बंद करते हुए कहती है, क्या बात है बहू रानी, खाना नहीं बनाना क्या? शाम के 7 बज चुके हैं और तू मजे से सोफे पर पसर कर आंखें सेक रही है। माँ जी, आज मैंने रसोई घर से छुट्टी ले रखी है, इसलिए आज तेजस्विनी देवी खुद रसोई में तशरीफ रखकर सबके लिए खाना पकाएंगी। बहू का हुक्म सुनकर सास हैरत अंगेज हो जाती है। ये अचानक इसकी जुबान में जान कब से आ गई? लगता है मैंने इसकी लगाम को ढील दे दी है, अभी मजा चखाती हूँ। बस बहू रानी, बहुत हुआ तेरा पैतरा। इससे पहले कि मैं अपना आपा खोऊं, रसोई में रुखसत हो जा, वरना क्या माँ जी? आज अगर आप भूल से भी मेरे मायके वालों पर पहुंची तो ये बहू मुकालात से पीछे नहीं हटेगी। दोनों सास बहू झगड़ ही रही होती हैं कि राघव दफ्तर से घर में दस्तक देता है। हाय हाय, देख रहा है राघव, तेरी ये बीवी तेरी बूढ़ी माँ को मारने की बात कर रही है। माँ, अब मैं बेचारा आप दोनों सास बहू के झगड़े में क्या ही पढ़ूं? दिन भर के दफ्तर के बाद अब फुर्सत मिली है, मुझे इस लड़ाई के लफड़े में नहीं पड़ना। ये बोलकर राघव वहाँ से निकल जाता है और बहू बोलती है, एक बात गांठ बांध लीजिए माँ जी, मुझे सतयुग की सीता समझने की भूल मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। समय गुजरता है। अब सास सारा दिन बहू के बदले बर्ताव के लिए सोच में डूबी रहती है। समझ नहीं आ रहा कि चुप रहने वाली चिड़िया चालाक चील कैसे बन गई। एक शाम, बहू, अरे ओ सीता बहू, सुन तो जरा। क्या है माँ जी, जल्दी बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। सास के लिए समय नहीं? अरे मरने जा रही है क्या कुलक्षणी? मरे मेरे दुश्मन माँ जी। और क्या कहा आपने, मुझे कुलक्षणी? ऐसे ऊल जुलूल शब्द आप अपने मायके से सीख कर आई हैं? हाय हाय बेशर्म बदजात, अपनी सास से ऐसे बात करते तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? खबरदार, जो मुझसे टेढ़े मुंह बात की तो तेरी जुबान खींच कर रख दूंगी। माँ जी, आप जानती नहीं, अगर आप शेर हैं तो आपकी बहू बब्बर शेर है, क्योंकि 365 दिन में से 100 दिन सास के और बाकी के दिन बहू के हाथ में होते हैं, समझी? दिन गुजरते हैं और सास बहू पर धौंस जमाने की सारी कोशिश करती है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती। एक दिन मीना तेजस्विनी से मिलने आ ही रही होती है कि बहू कहती है, अरे ओ मंथरा मौसी, इतना मटक मटक कर कहाँ चली जा रही हो? क्यों रे सीता बहू, शाम होते ही भांग चढ़ा ली है क्या? हट परे, मुझे भीतर जाने दे। बिल्कुल नहीं, ये मेरे ससुराल में आप जैसी नारद मुनि की नो एंट्री है। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मैं कहती हूँ छोड़ रास्ता, ये मेरा घर है। आवाज नीची। सासू माँ, हम जरा शरीफ क्या हुए, आप तो मक्कार हो गई माँ जी। और आप मीना मौसी, चलिए फुटिए यहाँ से। मीना वहां से चली जाती है और सास बेचारी माथा पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी राघव घर में आता है। सास थक हार कर बहू के आगे घुटने टेक कर कहती है, राघव बेटा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। मुझ बुढ़िया से बहू के रोज रोज के बेवजह के झगड़े झंझट बर्दाश्त नहीं हो रहे। बहू बेटे एक दूसरे को देखने लगते हैं और बहू बोलती है, जरा सोचिए माँ जी, जब आपसे बहू के बदले तेवर एक सप्ताह भी सहे नहीं गए, फिर आप तो पिछले साल भर से मेरी शराफत का सरासर गलत फायदा उठाती आई थी और मैं बहू बुद्धुओं की तरह खुद के कामों में कमी खोजती थी। मंगला मौसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने पहले दिन से मेरी शराफत, या यूं कहूं मेरे ना बोलने का फायदा उठाकर मुझसे झगड़ती रहती थी। सीता सच कह रही है माँ, कलयुग कुंडली मारे बैठा है। ये हर दूसरे घर में बैठी मंथरा ताक लगाए बैठी है कि किसके हंसते खेलते घर की खुशियां खराब करूं। बहू बेटे की बातों से सास की भटक खुल जाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मेरी बुद्धि में भूसा भर गया था जो मैंने मीना की बातों में आकर मैं सोच बैठी कि मेरी बहू भी मेरे घर को बिखेर देगी, मगर तूने आज मेरी चिंता को मिटा दिया। अब मैं हमेशा हंसी खुशी रहेंगे हम सब। आखिरकार लड़ाकू सास और शरीफ बहू एक नई शुरुआत के साथ स्नेह से रहने लगती हैं और मीना देवी भी नारद मुनि से घर जोड़े राम बन जाती है। नदी में जादुई सोने के कटहल का पेड़। बीमार माँ खटिया पर पड़ी हुई बच्चों से बात कर रही है। बेटा,
मुझे लगता है अब मैं और ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे की हमेशा मदद करना। और राधिका बेटा, तू तपस्या का ख्याल रखना, वो छोटी है अभी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दीदी क्या हुआ? माँ की ऐसी खराब सी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही रवीना भगवान को प्यारी हो जाती है और उसके दोनों बच्चियां राधिका और तपस्या अनाथ हो जाती हैं। दोनों बच्चियां बहुत रोती हैं। माँ कैंसर से पीड़ित थी और बाप तो पहले ही नशे की धुत में दुनिया को छोड़ चुका था। एक पंडित द्वारा उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों बच्चियों को आसपास के लोग खाना दे दिया करते थे, पर अब दोनों भूख से तड़प रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया, कुछ बना दो ना दीदी। क्या बनाऊं तपस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाना बनाने का एक दाना नहीं है। चलो जंगल की ओर चलते हैं, कुछ तो हमें खाना बनाने के लिए मिल ही जाएगा। वैसे भी इस जंगल में बहुत सब्जियां हैं, कुछ होगा तो वही बना दूंगी। हाँ दीदी चलो। ऐसा कहकर दोनों बहनें हाथ पकड़कर जंगल की ओर जाती हैं, जहां बहुत देर से उन्हें कुछ भी खाने लायक चीज नहीं मिलती। तभी राधिका को एक कटहल पड़ा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो कहती है, अरे ये तो बिल्कुल सही है। वैसे भी हम दोनों को कटहल खाना कितना पसंद है, माँ रोज शाम को बनाया करती थी। हाँ दीदी, और आपको तो कटहल बनाना आता है, आप बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। दीदी दीदी बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पिला दो। ठीक है, चल यहाँ पास में ही नदी है, उसमें हम पानी पी लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों नदी के पास जाती हैं। तपस्या, जाकर पहले तू पानी पी ले। बहन की बात सुनकर तपस्या पानी पी लेती है। तब भी तपस्या आकर कहती है, दीदी मैंने तो पानी पी लिया, अब आप पानी पी लीजिए, ये कटहल मुझे पकड़ा दीजिए। ठीक है। तभी राधिका नदी से पानी पीती है कि तपस्या के हाथ से वो कटहल गिरकर नदी में चला जाता है और तपस्या रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी कटहल तो नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूं? अब हम खाना कैसे खाएंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमें कटहल मिला था इस जंगल में। अरे तूने ध्यान क्यों नहीं रखा? अब हम क्या करेंगे? मैं तो भूखी रह लूंगी, पर मुझे चिंता तो तेरी है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, रोना बंद कर, शांत हो जा, मत रो तप्पू। राधिका के कहने पर भी तपस्या ऐसे चुप नहीं होती। तभी उस नदी से एक देवी प्रकट होती हैं और वो कहती हैं, पुत्री, अश्रु बहाने बंद करो। तुम एक दिन के खाने के लिए तरस रहे थे ना? मैं तुम्हें जादुई सोने का कटहल देती हूँ, जिससे तुम खाना नहीं बहुत कुछ मांग सकती हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तुम्हारा कटहल यहाँ गिर गया ना? ये लो तुम्हारा सोने का कटहल पेड़। देवी नदी के ये कहते ही वहाँ एक जादुई सोने का कटहल का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें अचंभित हो जाती हैं। और देवी नदी कहती है, पुत्रियों, जादुई सोने के कटहल का पेड़ का लाभ सिर्फ तुम ही ले सकती हो, अन्यथा कोई इसे तुमसे लेने का प्रयास करेगा तो ये पेड़ तुरंत गायब हो जाएगा। शुक्रिया देवी नदी, हमारे कटहल के बदले आपने हमें पूरा सोने का कटहल पेड़ दे दिया। हम वादा करते हैं इस पर लालचियों से बचाकर दूसरों की मदद करेंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों नेक दिल बच्चियाँ हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का कटहल पेड़ सौंपा है। इतना कहते ही देवी नदी गायब हो जाती है और राधिका तपस्या उस पेड़ को देखकर कहती है, दीदी ये सोने के कटहल तो कितने जगमगा रहे हैं ना? हाँ छोटी, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि इन्हें तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर तुम्हें भूख लग रही है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, उससे पहले सोने के कटहल को तोड़कर सुनार को दे आऊं। तभी राधिका सोने के कटहल को तोड़कर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर पैसे ले आती है, जिससे वो सारा राशन खरीद कर घर लाती है और छोटी से कहती है, बता छोटी, तुझे क्या खाना है? मैं सारा सामान लेकर आई हूँ। दीदी आप मेरा और अपना दोनों का फेवरेट बना लो। ठीक है, तो तेरा पास्ता और कटहल की सब्जी के साथ पराठे बना लेती हूँ।
हाँ दीदी, जल्दी बनाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है नाम सुनते ही। तभी राधिका उसके लिए पास्ता और कटहल की सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें चाव से खाना खाती हैं। दीदी, मेरी फ्रॉक देखो ना, कितनी छोटी हो गई है। मुझे दीदी और नए कपड़े दिलाने चलो ना। वैसे तो हम पर हैं ही, और आप भी ले लो, आपके बाल ऐसे खुले रहते हैं। अब हेयर बैंड, फ्रॉक, सूट, बहुत सारी शॉपिंग कर सकती हो। ठीक है, मैं तुझे दिला दूंगी। वैसे भी तेरा जन्मदिन आ रहा है, दिलाना तो था ही मुझे। तभी दोनों बहन फिर से जादुई कटहल पेड़ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे जादुई सोने के कटहल पेड़, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए, जिससे मैं अपनी बहन का जन्मदिन मना सकूं। मुझे कटहल दे दो। राधिका के ऐसा कहते ही जादुई कटहल पेड़ से सोने का कटहल खुद टूटकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे लेकर दोनों बहन सुनार को बेच देती हैं और उन पैसों से मॉल में जाकर शॉपिंग करती हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। अगले दिन दोनों नई ड्रेस में तैयार हो जाती हैं और राधिका अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन। मैं तेरी सहेलियों को बुला कर लाती हूँ। शुक्रिया दीदी, ये सब करने के लिए। ठीक है, अब इंतजार कर। ये कहते ही राधिका उसके हम उम्र बच्चों को जन्मदिन में निमंत्रण देती है। तभी एक रोती हुई बुढ़िया हॉस्पिटल से आकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद के लिए भेजो। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? दादी माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बेटा, तेरे दादाजी अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुझे उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, 5 लाख। कहाँ से इंतजाम करूं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको पैसे देती हूँ। तभी ध्रुव नाम का व्यक्ति राधिका की बात सुनकर कहता है, अरे ये छोटी सी बच्ची कहां से इतने सारे पैसे लाएगी, जरा देखता हूं। तभी ध्रुव राधिका का पीछा करते हुए सोने के कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि राधिका कुछ बोलती है, जिससे सोने के 3 कटहल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो उसे बेचकर उस बूढ़ी दादी को पैसे दे देती है, जिससे वो बूढ़ी दादी अपने पति की जान बचा लेती है। वहीं ध्रुव राधिका के जाते ही सोने के कटहल को जैसे ही छूता है, वो पेड़ गायब हो जाता है। पेड़ को गायब होता देख ध्रुव सोच में पड़ जाता है। तभी राधिका वहां दोबारा आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वजह से मेरा जादुई सोने का कटहल पेड़ गायब हो गया। मुझे भी वो सोने का कटहल चाहिए। ये लालची लोगों के हाथ नहीं आता। मैं लालची नहीं हूँ। जैसे तुमने उन दादी की मदद की है, वैसे मेरी भी कर दो। मेरी पत्नी को बहुत बुखार है, पर मेरे पास न दवाई के पैसे हैं, न उसे कुछ खिलाने के। मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी बात है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। बस आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा भैया। हे जादुई सोने के कटहल पेड़, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ। राधिका के ऐसे कहते ही उसके पेड़ वापस आ जाता है और उसके हाथ में खुद ब खुद वो कटहल आ जाता है, जिसे वो ध्रुव को सौंप देती है। फिर वो अपनी पत्नी की दवाई लाकर उसे खाना खिला देता है और घर जाकर राधिका बाकी बच्चों के साथ अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जादुई कटहल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसे ही वो बहनें जादुई कटहल से बहुत सारे भूखे बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, जिससे उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलता है और दोनों बहन पढ़ लिख कर बड़ी होकर सरकारी जॉब में लग जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में राधिका की बहन का क्या नाम था, कमेंट करके जरूर बताएं।